क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जितना भी टॉपिक है बायोलॉजी में उनके कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी टॉपिक को समझ लेंगे तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ करके लिख सकते हैं। साइंस में कुछ डिफिनेशंस को छोड़ करके, परिभाषाओं को छोड़ करके, बाकी अपने शब्दों में यदि आपको कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको लिख सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए किसी टॉपिक को अच्छे से समझने की। कॉन्सेप्ट के आधार पर आप समझेंगे तो कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आपको इसके पीछे में बहुत सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मेंडल के संकरण प्रयोग को भी समझाया था, जिसमें पहला संकरण था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक संकर संकरण और डाईहाइब्रिड क्रॉस को द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इन्हीं दोनों संकरण के आधार पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम आधारित हैं। जैसा कि आपको पता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम हैं जो उन्होंने मटर के पौधे पर निरंतर 7 वर्षों तक प्रयोग करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले थे, उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर मेंडल के नियम बनाए गए हैं। तो 3 नियम कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से प्रारंभ के 2 नियम, प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये एक संकर संकरण पर आधारित हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है तो ऐसा संकरण एक संकर संकरण या एक गुण संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो 3 नियमों से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र विहन का नियम डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। अब इन्हीं संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या करना है। इसको एक एक करके समझना है। वैसे तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर आप समझ चुके हैं, लेकिन अब अगर लिख करके एक एक नियम को समझाना हो तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम समझना है। प्रभाविता का नियम क्या है? जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन, प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन यदि दोनों साथ में उपस्थित हैं, दोनों साथ साथ हैं, तो केवल प्रभावी लक्षण का जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अर्थात एक ही लक्षण जो प्रभावी होता है वही प्रदर्शित होता है, दूसरा जो अप्रभावी लक्षण है वह प्रदर्शित नहीं होता है। एक लक्षण प्रदर्शित होता है, एक रेसिस्यू फॉर्म में छिपा हुआ रहता है, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मटर के पौधे पर ही सारे इन्होंने प्रयोग किए थे, इसलिए मटर के पौधे का ही उदाहरण लेते हुए आपको पता है कि मटर में देयर आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 विपर्यासी लक्षण उसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें एक लक्षण लंबाई का है। मटर के पौधे की लंबाई की बात की जाए तो मटर के पौधे में 2 तरह के पौधे होते हैं। मटर में 2 तरह के पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधे। अर्थात लंबाई का बेस लिया जाए तो लंबा पौधा और बौना पौधा 2 तरह के पौधे होते हैं। लंबे पौधे में जीन्स मान लिया कैपिटल टी और बौने पौधे में जीन्स स्मॉल टी हैं, क्योंकि आपको पता है लंबा का मतलब टाल
और टाल में स्पेलिंग में टी आता है, इसलिए कैपिटल टी लिया जाएगा। लेकिन जब उसका प्रभावी लक्षण लिया जाता है, जैसे बौने को कहते हैं डॉर्फ, डॉर्फ माने डी से स्टार्ट है, लेकिन डी नहीं लिया जाएगा। जो प्रभावी लक्षण का कैपिटल लेटर अक्षर लिया जाएगा उसी का स्मॉल लेटर अप्रभावी के लिए लिया जाता है। इसलिए कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है लंबे पौधे का, और बौने पौधे का अप्रभावी लक्षण है स्मॉल टी। जब इसमें युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी से एक युग्मक यहाँ आया, स्मॉल टी से यहाँ आया। जब इसका संकरण किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो पहली पीढ़ी बनेगी उसमें जो पौधे मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैटेगरी के होंगे। स्मॉल टी पर कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए जो पौधे F1 जनरेशन के मिलेंगे वो पौधे लंबे प्राप्त होंगे, लंबे होंगे। यहाँ पर इसी आधार पर इस नियम को क्या बताया गया कि जब प्रभावी लक्षण का जीन यानी कैपिटल टी, ये प्रभावी लक्षण का जीन है, लंबा पौधा प्रभावी है, प्रभावी लक्षण है, उसका जीन और अप्रभावी लक्षण बौने पौधे का जीन स्मॉल टी अप्रभावी है, दोनों जीन एक साथ उपस्थित हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात कैपिटल टी ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। स्मॉल टी पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण कैपिटल टी का मतलब लंबा, इसलिए F1 जनरेशन के बनने वाले सभी पौधे लंबे होते हैं। तो ये हो गया प्रभाविता का नियम, जो कि एक गुण संकरण पर या एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी आपने यही पढ़ा था। तो यहाँ पर बौनेपन पर लंबापन का लक्षण प्रभावी है, इसलिए पहली पीढ़ी में जो पौधे मटर के बनेंगे वो सभी पौधे लंबे होंगे। इसी का दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। वैसे जो भी प्रभाविता का नियम आपने पढ़ा है, यह नियम बताया था हमने कि यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सार्वत्रिक सत्य नहीं है, हर जगह प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। आगे की क्लास में आप प्रभाविता के नियम के विचलन है, मेंडल के नियम के विचलन है, उसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस के विचलन भी आप पढ़ेंगे, जो भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, जैसे मल्टीपल एलेलिज्म, ये ऐसे कुछ विशेषताएं हैं जो मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, इसलिए ये मेंडल के नियम से विचलन कहलाते हैं। इनको एक एक करके बाद में समझेंगे। दूसरा जो नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसको भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही समझेंगे। यहाँ पर भी हम लंबा पौधा और बौना पौधा लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, इस नियम को कैसे डिफाइन करेंगे। प्रथम पीढ़ी, जैसा कि आपने देखा है, प्रथम पीढ़ी F1 में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने वाले लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। यहाँ आपको लगता है कि दोनों साथ साथ आ गए, मिश्रित हो गए, मगर वास्तव में ये मिश्रित नहीं होते हैं, क्योंकि जब युग्मकों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो गैमीट्स के निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता यानी गैमीट्स की प्योरिटी का नियम भी कहा जाता है। सपोज करिए लंबा पौधा है जिसके जीन्स कैपिटल टी हैं, और बौना पौधा है जिसके जीन्स स्मॉल टी हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है तो लंबे पौधे का कैपिटल टी और बौने पौधे का स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा जाता है। तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी प्रभाविता का नियम यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब F1 जनरेशन के पौधों में जब स्वपरागण होने दिया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जब इस F1 जनरेशन के पौधों में स्वपरागण होता है, तब क्या होगा, बौना पौधा और लंबा पौधा से क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में तो सभी पौधे क्या होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। लेकिन अब इस F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया जाए। देखिए
कैपिटल टी से स्मॉल टी दोनों हैं, इससे युग्मक क्या बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या बन गए, गैमेट्स या युग्मक बन गए। अब इनमें क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी से क्रॉस हुआ कैपिटल टी का क्रॉस से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। इस कैपिटल टी का अब स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का फिर कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस किया गया तो स्मॉल टी मिला। अर्थात जो F2 जनरेशन तैयार हुई उसमें ये 3 पौधे लंबे हैं, 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना है। तो देखने में 3 पौधे लंबे दिखाई पड़ेंगे, एक पौधा बौना दिखाई पड़ेगा। अर्थात इनका जो फिनोटाइप है, लाक्षणिक अनुपात क्या होगा, 3:1, 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा। लेकिन जब इनके जीन्स के आधार पर अनुपात बताना चाहेंगे आप, तो एक ये शुद्ध लंबा है, क्योंकि इसमें स्मॉल टी कहीं नहीं है, शुद्ध लंबा है, तो एक पौधा शुद्ध लंबा हो गया। 2 ऐसे पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, जो शुद्ध तो हैं लेकिन बौनेपन का कैरेक्टर साथ में छिपा है। तो 2 ऐसे पौधे हो गए जो देखने में लंबे होते हैं लेकिन वास्तव में इसमें बौनेपन का कैरेक्टर छिपा हुआ है। तो 2 पौधे ऐसे हो गए जो लंबे हैं लेकिन संकर लंबे हैं, हाइब्रिड टाल हैं, ये शुद्ध नहीं है। तो 2 हो गए पौधे ऐसे जो लंबे तो हैं लेकिन हाइब्रिड टाल हैं, संकर लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे नहीं है। और एक पौधा ऐसा मिला जो शुद्ध बौना है, प्योर बौना। तो बताना क्या चाह रहे हैं कि F1 पीढ़ी के में जो 7 लक्षण थे आपस में मिश्रित नहीं हुए, यदि आपस में मिक्स हो जाते तो फिर अगली पीढ़ी में ये अलग न होते। यहाँ पर शुद्ध रूप से कैपिटल टी था तो F2 जनरेशन में कैपिटल टी बिना मिश्रित हुए फिर अलग हो गया। यहाँ शुद्ध रूप से स्मॉल टी था, बौना पौधा था, यहाँ दूसरी पीढ़ी पर बिना मिश्रित हुए फिर शुद्ध रूप से पृथक हो गया, बिना मिक्स हुए, बिना दूषित हुए पुनः अलग हो गया। चूँकि युग्मकों में कोई प्रकार का दूषण नहीं आता तो शुद्ध रहते हैं, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये पूर्वज पौधे थे वो पौधे पुनः F2 जनरेशन में शुद्ध रूप से पृथक हो गए, अलग हो गए, वही युग्मक वही जीन्स फिर आ गए। इसीलिए इस नियम को हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अर्थात प्रथम पीढ़ी में जो 7 दोनों जीन्स आ गए थे आपस में मिश्रित नहीं हुए, मिक्स नहीं हो पाए, और युग्मक का निर्माण जब हुआ तो युग्मक के निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो गए। इसी कारण से मेंडल के इस आनुवांशिकता के द्वितीय नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। ये आपने दोनों समझ लिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण नियम आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम को आपको बताया है कि यह नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। और द्विसंकर संकरण आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा जाए, जब 2 लक्षण कौन से हमने यहाँ पर बताया था, मटर में 7 विरोधी विपर्यासी लक्षण होते हैं, उनमें से अब हमने बीज को लिया। तो मटर में आप सब ने देखा है कि बीज का आकार गोल भी होता है, बीज का आकार झुर्रीदार भी होता है। दूसरी एक मटर बीज का रंग पीला भी होता है और बीज का पीला और गोल होता है, झुर्रीदार और हरा। 2 तरह के मटर के बीज आपने देखे। आकार की बात करें तो एक गोल और एक दूसरी झुर्रीदार, रंग की बात करें तो एक पीला और दूसरा हरे रंग वाली मटर होती है। जो हरे रंग वाली मटर होती है उसमें झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, और जो पीले रंग वाली मटर होती है वो बिल्कुल राउंड शेप होती है। तो बीज में 2 लक्षण एक साथ ले लिए। एक लक्षण क्या लिया,
एक उसके आकार का और दूसरा उसके रंग का। अब ये दो विरोधी लक्षण एक साथ हैं। अब इनमें संकरण कराया जाएगा तो क्या होगा, तो आप जानते हैं गोल यानी राउंड और पीला मीन्स येलो। गोल राउंड से आर, राउंड की स्पेलिंग आर से स्टार्ट है, और हमेशा जो जीन्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो जीन्स भी जोड़े में होंगे। इस तरह से राउंड आर और पीला येलो, येलो से वाई होता है तो वाई वाई, अर्थात गोल और पीला दो लक्षण हो गए, एक उसके आकार का दूसरा उसके रंग का। गोल और पीला का जो जीन्स होंगे आर वाई वाई होंगे। इसी प्रकार अब आर वाई वाई ये कैपिटल लेटर लिए गए, ये प्रभावी हैं। ये गोल और पीला क्या है, ये प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसी का स्मॉल लेटर लिया जाएगा जो आपने डोमिनेंट के लिए लिया है। डोमिनेंट का लक्षण हमेशा कैपिटल से और रेसेसिव का लक्षण हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक कैपिटल आर इस्तेमाल हुए तो यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई लिया गया तो यहाँ स्मॉल वाई लिया जाएगा। तो गोल और पीले का संकरण जब हरे और झुर्रीदार बीज के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात स्मॉल आर पर कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल वाई पर कैपिटल वाई प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में पूरा प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर जो भी मटर तैयार होगी उसके बीज गोल और पीले ही होंगे, क्योंकि हरे और झुर्रीदार पर गोल और पीला प्रभावी है, इसलिए पहली जनरेशन में गोल और पीले मटर के बीज प्राप्त होंगे। लेकिन इस F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाए तो पहले इसके युग्मक बनेंगे। इसी आधार पर इस नियम की व्याख्या की जाती है। और क्या बताया गया कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर, दो लक्षण बीज का आकार और बीज का रंग, दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण किया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को कतई प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, यहाँ हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा। अब इससे युग्मक क्या बनेंगे, गैमीट्स क्या बनेंगे। गैमीट्स बनाने में कैपिटल आर का कैपिटल वाई से, पीसी कैपिटल आर का स्मॉल वाई से, पीसी स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, पी स्मॉल आर का स्मॉल वाई से, इस तरह से संयोजन करने पर ये चार प्रकार के जीन्स बन गए। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया। क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था, यहाँ पर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया। कैपिटल वाई का मतलब पीले रंग से, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार से। तो जो कैरेक्टर आपस में मिश्रित थे वो क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं, अर्थात एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार से मेंडल के तीनों आनुवांशिकता के नियम, जिनकी व्याख्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर की गई है, पूरा आपने समझ लिया होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, प्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहा जाता है, यह समझ लिया। और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग, जैसा कि पता है कि पाइसम सटाइवम मटर के पौधे पर निरंतर 7 वर्षों तक किया था, और अपने निरंतर प्रयोगों के आधार पर इन्होंने जो अध्ययन का निष्कर्ष निकाला था, उसी निष्कर्ष को आधार बनाते हुए मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम दिए गए, जिनकी व्याख्या आपने समझ ली है। मेंडल के तीनों नियमों को आनुवांशिकता के नियम कहा जाता है, जिसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इन तीनों नियमों की व्याख्या आपने समझ ली।
इसके पहले में आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझा था। ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी एक नियम की व्याख्या भी आ सकती है, या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या हैं, या आ सकता है आनुवंशिकता क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या, ये पूछा जा सकता है। अब अगले क्लास में आपको हम मेंडल के नियम, जो प्रभाविता का नियम है, जिसको हमने बताया कि ये सब जगहों पर सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसके अपवाद हैं, अपवाद कह सकते हैं आप, क्योंकि नियम का पालन न हो तो उसे अपवाद कहा जाता है। और ये अपवाद आप पहले से भी पढ़े रहेंगे और इनको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला अपवाद कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसे आपने डोमिनेंस पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही विचलन है, इसको कहा जाता है मेंडल के नियम से विचलन। दूसरा है को डोमिनेंस, यहाँ पर भी मेंडल के डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता। को डोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, यहाँ पर भी मेंडल के प्रभाविता के नियम का प्रभाव नहीं पड़ता, उससे अलग हो जाता है यहाँ पर रिजल्ट। और तीसरा है मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म, इसको मल्टीपल, मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है, आगे बताएंगे डिटेल में, 4 प्रकार का ब्लड होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। ए और बी एक साथ आ गए तो ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है वह भी सह प्रभाविता का उदाहरण है। इनका एक एक का डिटेल आपको अब अगले वीडियो के माध्यम से समझने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।